गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे थे बच्चों। तो रीतिकाल हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों, कल जो हमने वीडियो भेजा था वो भी रीतिकाल पे था। और रीतिकाल जो समय सीमा था बच्चों, वो 1643 से लेके 1843, यानी 1643 ईस्वी से लेकर 1843, ये जो 1843 ईस्वी तक इसका कालखंड चला। तो ये 1643 से 1843 का कालखंड चला और भक्ति काल के तुरंत बाद का काल था। जो भक्ति काल का आगमन हुआ बच्चों, उसी भक्ति काल के तुरंत बाद का काल था। यानी 1643 तक तो भक्ति काल माना जाता है। 1343 से 1643 भक्ति काल, और 1643 से 1843 का जो कालखंड था वो रीतिकाल था। तो भक्ति काल के बाद आया हमारा रीतिकाल। तो रीतिकाल का मतलब ये है बच्चों, जो हम कहते हैं रीतिकाल, तो रीतिकाल है क्या? तो रीति जो है बच्चों, रीति परंपरा है। परंपरा, अब कैसी परंपरा? रीति परंपरा है। और कैसी परंपरा? तो परंपरा संस्कृत के आचार्य कवि जो थे, संस्कृत के आचार्य कवि, जो संस्कृत के आचार्य कवि थे, उन्हीं कवियों के परंपरा का निर्वहन किया गया। उन्हीं कवियों के परंपरा का क्या किया गया? निर्वहन किया गया। किसके? संस्कृत के आचार्य कवि के। तो जो संस्कृत के आचार्य कवि थे वो रस, छंद, अलंकार की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी रचनाएं रचे। रीतिकाल में भी बच्चों यही परंपरा आया कि रस, छंद, अलंकार जो था उसी पर आधारित रचनाएं रची गई। रीतिकाल में बड़े बड़े कवि हुए जो आचार्य थे, ये रस परंपरा का निर्वहन किए। अलंकारों का भी खूब अधिक मात्रा में यहाँ प्रयोग हुआ। तो इस तरह से पूरे परंपरा का निर्वहन हुआ रीतिकाल में। रीतिकाल जो था, जो समय था बच्चों, वो मुगल काल का समय था। अगर मुगल देखा जाए तो मुगल काल का समय था। मुगल काल था क्या? रीतिकाल, यानी पूरी तरह से मुगलों का काल था। पूरी जो शासन व्यवस्था थी, अगर इतिहास के रूप में देखा जाए तो इतिहास का ये स्वर्ण युग था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। और किस लिए स्वर्ण युग था? कि यहाँ जो उत्थान हो रहा था, मनुष्य का उत्थान हो रहा था। यानी जैसे स्थापत्य कला, इतिहास की जो स्वर्णिम चीज़ें होती हैं, स्थापत्य कला, साहित्य कला, शिल्प कला, पूरी संगीत का, यानी चहुमुखी विकास हो रहा था। बड़े बड़े भवन का निर्माण हो रहा था। संगीत में भी तानसेन जैसे बड़े बड़े संगीतज्ञ थे। उसके बाद से आपका अकबर का कालखंड था, शाहजहाँ का कालखंड था ये। तो इस तरह से इतिहास का भी उत्थान हुआ। शिल्प कला, अपना जो शिल्पकार थे वो भी चरम उत्कर्ष पे थे। तो ये सब विकास तो हुआ बच्चों, लेकिन जो कविताएं रची गई, कविताओं में नैतिक पतन था। कविताएं अब श्रृंगार आधारित, जो राधा कृष्ण थे भक्ति काल में, जो राधा कृष्ण भक्ति के आलम्बन थे, मोक्ष के आलम्बन थे। मनुष्य जीवन से हारा हुआ मनुष्य ईश्वर के चरणों में समर्पित था और मोक्ष की प्राप्ति करता था। यहाँ वही राधा कृष्ण जो भक्ति काल में भक्ति के आलम्बन थे, वो श्रृंगार के आलम्बन हो गए।
श्रृंगार के आलंबन हो गए, प्रेम के आलंबन हो गए। राधा और कृष्ण के प्रेम के रूप में देखा गया। इसका जो राजनीतिक यानी हमने कहा ना इतिहास के रूप में, यानी स्थापत्य कला और स्थापत्य यानी भवन निर्माण विभिन्न प्रकार की कलाओं का चरम उत्कर्ष था, विकास हुआ। लेकिन जो मनुष्य था, मनुष्य में जो बड़े लोग यानी जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे और शहंशाह वर्ग था और निम्न वर्ग जो था जैसे मजदूर वर्ग था, तो इन तरह के जो वर्गों में बटा हुआ समाज था, तो बड़े लोगों का जो राजा महाराजा अमीर वर्ग था उनका चारित्रिक पतन भी था। अब चारित्रिक पतन कैसे? तो चारित्रिक पतन ऐसे था बच्चों, इनका चारित्रिक पतन इस तरह था कि राजा महाराजा ऐशो आराम में लिप्त रहते थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे, नारी की सुंदरता में व्याप्त रहते थे, नारी की सुंदरता में लीन रहते थे। अब मर्यादित नहीं था इंसान, मर्यादित जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, मतलब कहा जाता है सुरा और सुंदरी। एक शब्द में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि सुरा और सुंदरी का अमीर वर्गों में बोलबाला था, जो शहंशाह वर्ग थे। इनका कोई अपना नैतिक चरित्र नहीं था। मांस मदिरा खाना, सुरा यानी शराब पीना और सुंदर स्त्रियों का भोग करना। अब स्त्री जो थी, जो भक्ति काल में आदर और सत्कार की पात्र थी, वो इस काल में स्त्री भोग और विलास का कारण हो गए। यानी स्त्रियों को केवल भोग और विलास के रूप में देखा जा रहा था। स्त्रियों का गरिमा में मर्यादित रूप चला गया, जिसका प्रभाव कविताओं पे पड़ा। सुंदर सुंदर स्त्रियों के नख सिक का वर्णन किया गया, उनके अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन किया गया। राजा को खुश करने का यहाँ भी कवि जो थे वो दरबारी थे। इस काल के कवि भी दरबारी थे, तो राजा की दरबार में रह के राजा के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियों की प्रशंसा करने लगे। यानी कविताओं पे इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा देश काल का वातावरण होता है वैसी ही रचनाएं रची जाती हैं बच्चों। और इस काल का जो वातावरण था वो सुरा और सुंदरी में लिप्त था, तो कविताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा। यानी सुंदरियों के सुंदर और कोमल रूप का वर्णन किया गया। नारी को अब आदर और सत्कार से हटा के भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। इस काल के में जो कविताएं, जो कवि हुए बच्चों, वो 3 भागों में बटे हुए थे। जो कवि थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। एक तो थे रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, रीतिसिद्ध। अब रीतिबद्ध जिन्होंने पूरी तरह से रीति परंपरा का निर्वहन किया, रस छंद अलंकार का प्रयोग किया, संस्कृत के आचार्य कवियों का निर्वहन किया, वो रीतिबद्ध थे। रीति मुक्ति वो कवि थे जिन्होंने रीति परंपरा से अलग होके अपने अंतःप्रेरणा से कविताएं लिखी। और एक जो रीति सिद्ध कवि थे, वो रीति सिद्ध कवि बच्चों वो थे, उन्होंने रीति परंपरा की सभी चरणों को पार कर दिया था। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा गया। इसके आगे अगले वीडियो में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।